अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नुसरत शाह है और आज मैं आपको ई कोऑर्डिनेटर फॉर हेल्दी एजिंग के क्वेश्चन आंसर सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। आपको याद होगा मेरा जो पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू हेल्दी एजिंग, तो उसके रिस्पांस में जो सवाल आए हैं हमारे पास, मुझे बहुत खुशी है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किए गए हैं और बहुत ही रेलेवेंट सवाल किए गए हैं। तो आज इस सेशन में हम उन सवालों के जवाब आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए इस हेल्दी एजिंग के जो सेशन था, पहला वाला सेशन, उसके सवाल जवाब अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, पहला जो सवाल था वो कम्युनिकेशन के बारे में था। बेसिकली जो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है उसके बारे में सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल बहुत कॉमनली ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो अगर उनके पेरेंट्स बाहर मूव हो गए और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान में ही हैं और वो इंग्लिश नहीं बोल सकते और बच्चे वहाँ पे बिल्कुल अंग्रेजी ज़बान सीखते हैं और बोलते हैं, तो काफ़ी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। उसको कैसे ब्रिज किया जाए, तो बहुत ही रेलेवेंट सवाल है और इसका जवाब काफ़ी वैसे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसका जवाब हम डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले तो जैसे ये सवाल पूछा गया है इतना रेलेवेंट है क्योंकि माइग्रेशन बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। आप लोग अब आजकल हम देख रहे हैं कि हर फैमिली में से कोई ना कोई बाहर चले जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, फिर जॉब के लिए, और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे वहीं पढ़ने लगते हैं, तो फिर वो तो उनकी कनेक्शन नहीं रहती अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अगर हम इस बात का ख्याल ना रखें कि हमें कनेक्शन बनानी है और हमें रिश्ता जो है वो मजबूत बनाना है। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर इसलिए हो जाता है कि बाहर इंग्लिश चलती है और हमारे पास कुछ पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं, कुछ नहीं इतना कंफर्टेबली बोलते, तो फिर लैंग्वेज गैप भी आ जाता है, थोड़ा कल्चर का गैप भी आ जाता है और डिस्टेंस भी आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लैंग्वेज बैरियर के बारे में पूछा गया है वो ये है कि इंग्लिश अगर नहीं बोल सकते ग्रैंड पेरेंट्स तो फिर क्या करें। अच्छा, उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशन। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, हमारा इस पे एक और भी लेक्चर है पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उसमें हम ये बात ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज बहुत ही मामूली हिस्सा होता है कम्युनिकेशन का। अगर मैं कहूँ कि मोर देन 50% जो है वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें हम किस तरह से स्माइल करते हैं, किस तरह से हम अपने हाथों को, अपनी आंखों को, किस तरह से अपनी बॉडी को यूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी वो बॉडी लैंग्वेज होती है जो 50 to 60% तो समझे वही है। उसके बाद मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं, अगर इसमें आप देखें, अगर 40% जो वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें हम अल्फाज यूज करते हैं, हम बात करते हैं, उसमें भी तकरीबन 40% जो है वो सिर्फ टोन है, सिर्फ हमारा लहजा है कि हम बात किस लहजे में करते हैं, कितना आराम से, कितना प्यार से बात करते हैं। और वर्ड्स, जो एक्चुअल वर्ड्स हम यूज करते हैं, उसका जो ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, वो सिर्फ तकरीबन 7% है। तो बहुत ही कम डिपेंड करता है कि हम लफ्ज क्या बोल रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इससे इतना ज्यादा मैटर नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारी कनेक्शन हम बिल्ड कर सकते हैं अपने नॉन वर्बल से, तो वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग, वो हमेशा ज़्यादा बच्चों को याद रहती है। और स्पेशली अगर छोटे बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मुल्क में रहे होते हैं, उन्होंने टाइम स्पेंड किया होता है, तो छोटे बच्चों को तो लैंग्वेज की, आपको पता है, ज़रूरत नहीं होती। वो तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, उनकी गोद में बैठते हैं, और उनका जो रिलेशनशिप है, वो उनकी बॉन्डिंग उसी में डेवलप हो जाती है, खेल खेल में। तो वो रिश्ता जो है वो सबसे ज्यादा वो स्ट्रांग होता है और वो हमेशा रहेगा, भले वो बच्चे कितनी भी दूर चले जाएं, भले वो लैंग्वेज बैरियर हो जाए, अगर वो कनेक्शन को आप मेंटेन रखते हैं। और आजकल आपको पता है ये मुश्किल चीज नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास वीडियो चैट है और टेक्स्ट मैसेजेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट्स रखना चाहें कनेक्शन, तो रोजाना भी बात कर सकते हैं बच्चों से, और जरूरी नहीं कि इंग्लिश में बात करें। वो
اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کو حالانکہ اگر اردو اتنی اچھی نہیں بھی بولنی آتی، لیکن اگر وہ اپنے پیرنٹس بھی ان کے ساتھ تھوڑا بہت اردو بولتے ہیں تو وہ سمجھتے سب ہیں. ہو سکتا ہے وہ بولنے کا ان میں کانفیڈنس نہ ہو، لیکن وہ سمجھتے سب ہیں، اور ان کو صرف انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچوں کے، ایکچوئل جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کے اور اپنے پیرنٹس کے بیچ میں وہ ایک کنیکشن بنتے ہیں. ان کا وہ ایک برج کی طرح ان کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اس کنیکشن کو بہت اسٹرانگلی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر وہ بچوں کے ساتھ اردو میں بات کریں، ان کو بولیں کہ آپ کو گھر میں اردو بولنی ہے، اسکول میں آپ بھلے انگلش بولیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ انگلش بولیں، لیکن گھر میں ہمارے ساتھ اردو بولیں. تو وہ بچے اس میں ان کی کافی بچے ایسے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ فلوئنٹ، اتنا فلوئنٹ نہیں بھی ہوں گے تو وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بھی بول لیتے ہیں، اتنا بول لیتے ہیں کہ وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ کنیکشن قائم رہے کسی نہ کسی طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے ٹریول ظاہر ہے ہر سال نہیں بھی کر سکتے، یا گرینڈ پیرنٹس بھی ہر سال نہیں بھی جا سکتے، لیکن سوشل میڈیا کے تھرو بہت اچھی بانڈنگ مینٹین ہو سکتی ہے. لینگویج بیریئر کے باوجود رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے باڈی لینگویج سے. اور گفٹ بھجوا دیے، کبھی ان کو برتھ ڈے وش کرنا، ان سے کچھ نہ کچھ میسیجز پہ کنیکشن رکھنا، بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں. تو بڑے بچے ذرا اگر نہیں کنیکشن ہوا ہوتا ان کا بچپن سے، تو اس میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی بانڈنگ پہلے سے ڈیولپ نہیں ہوتی. شروع سے بانڈنگ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور اسپیشلی ڈسٹینسز کے اگر ہیں تو تھوڑا سا مشکل ضرور ہو جاتی ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ رول اس میں پیرنٹس کا ہے، جو کہ اپنے پیرنٹس اور اپنے بچوں کے درمیان بہت زیادہ کنیکشن بلڈ کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. اچھا، یہ سیکنڈ جو سوال ہے وہ میں پڑھتی ہوں پہلے، اس کا پھر ہم جواب ڈسکس کرتے ہیں. ہاؤ ٹو میک دی اولڈر ایڈلٹس سوشلائز who go into isolation. تو یہ سوال بھی بہت اچھا سوال ہے ان دا سینس کہ یہ بہت کامن چیز ہے یہ بھی، اور بہت ہی اہم سوال ہے، ریلیونٹ سوال ہے، ہمارے کورس سے بھی ریلیونٹ ہے، کیونکہ اس کورس کا جو مقصد ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہماری جو اولڈر جو لوگ ہیں، اولڈر پاپولیشن، ان کو آئسولیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں، اور ان کو آئسولیشن میں اگر ہیں تو ان کو آئسولیشن سے واپس لائیں اپنے نارمل زندگی کی طرف. اس میں آپ سب ای کوآرڈینیٹرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں، کہ کس طرح سے ان کی جو فیلنگ ہے آئسولیشن کی، تنہائی کی فیلنگ ہے، لونلی فیل کرتے ہیں جو لوگ، ان کو کس طرح سے واپس اپنے ہیلدی ایکٹیو لائف اسٹائل کی طرف لایا جائے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو یہ کوئی کیئر گیور کا جو بہت امپورٹنٹ رول ہے کاؤنسلنگ میں اور کمیونیکیشن میں، کہ ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کی زندگی جو ہے اس کا ایک مقصد ہے. آپ کی زندگی کا مقصد ختم نہیں ہو گیا صرف ایج کی وجہ سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ انسان کو نا امید کر دیتی ہے کہ بس اب مجھے جانا چاہیے، اب چلے جانا چاہیے، اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے. اور پھر وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر لوگوں سے ملنا بند کر دیتے ہیں، پھر وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہے. جو بھی آپ کا، جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو، جو چیز جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، جو آپ کی نالج ہے، اس کے حساب سے آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اور دنیا میں کچھ آپ جب تک ہیں تو آپ کا ایک رول ہے، آپ کی ایک امپورٹنس ہے. وہ ان کو یہ فیلنگ اگر کسی طریقے سے بحال ہو جائے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور ان کو ہیلپ کیا جائے کہ وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کوئی این جی او میں کنٹریبیوٹ کریں، ان کو آن لائن کورسز ہم کروائیں، آن لائن ٹیکنالوجی میں ان کا اگر ٹریننگ ہو جائے کہ کس طرح سے وہ اپنے ویڈیوز بنا کے یوٹیوب میں لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں، لوگوں کو نالج دے سکتے ہیں، ٹریننگ دے سکتے ہیں. تو اس چیز میں ان کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، یا میں کچھ کر رہی ہوں، میری زندگی کا مقصد ہے کچھ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے کہ سوشل ورک
اور سوشل رول ہو, کوئی کنٹریبیوشن ہو جس میں انسان اگر بزی ہو جائے تو وہ آئسولیشن سے اس کو باہر نکال سکتے ہیں. دوسرا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کل تو سوشل میڈیا ہے, اس کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور سوشلائز کریں ٹیکنالوجی کے تھرو. ہم بھلے جتنا بھی دور فیملی ہو, الگ ملک میں ہو, بچے الگ ہوں, فرینڈس دور ہوں, پھر بھی ہم ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک آج کل کے دور کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک فائدہ ہے کہ اکیلے رہ کر بھی ہم ضروری نہیں کہ اکیلا پن محسوس کریں. کیونکہ آپ دیکھیں لونلینس تو ایک فیلنگ ہے نا. بہت سارے لوگ اکیلے رہتے ہیں لیکن وہ لونلی نہیں فیل کرتے, وہ تنہا نہیں فیل کرتے اپنے آپ کو, کیونکہ ان کے آس پاس ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, وہ سوشلائز کرتے ہیں, وہ لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے فرینڈ سے ملنے جاتے ہیں, موبائل ہوتے ہیں, اور پھر وہ سیل فون کے تھرو, ویڈیو چیٹ کے تھرو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ان کو فیلنگ نہیں ہوتی کہ میں اکیلا ہوں. اور بہت سارے لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, فرینڈس میں رہتے ہیں, پھر بھی وہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ڈپریسو قسم کی فیلنگ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے, یا میرا کوئی خیال نہیں کرتا, یا میں کس سے بات کروں. وہ فیلنگ جو ہے وہ تھوڑا سا یہ انڈیکیٹ بھی کر سکتی ہے کہ کوئی ڈپریشن ہے, یا کچھ سائیکولوجیکل کوئی انزائٹی ہے, یا اس طرح ہے. تو ہو سکتا ہے ان کو آپ کو تھوڑا سا کنسلٹ کرنے کے لیے ریفر بھی کرنا پڑے سائیکیٹرک اوپینین کے لیے کہ یہ ایسی فیلنگ ان کو کیوں آ رہی ہے. اور اگر یہ فیلنگ ہے اور وہ تنہا نہیں ہے تو پھر یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. اگر وہ تنہا ہے واقعی اور وہ فیل کر رہے ہیں تو ان کو اس چیز سے باہر نکالا جا سکتا ہے. اس میں کوئی امپاسبل بات نہیں ہے کہ وہ آئسولیشن سے باہر نہ نکل سکے. ایک اور آپشن ہے کہ ان کا ایک روٹین بن جائے. جو کیئر گیور ہے وہ اس طرح سے ان کا ایک روٹین بنا دے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ ان کو کیا کیا کب کرنا ہے, ان کو باہر کب جانا ہے, گھر سے باہر کب جانا ہے, کہاں جانا ہے, کس سے ملنا ہے. اور جیسے سنڈیز کو ان کو اگر پتا ہو کہ ہمیں سنڈیز کو ملنے جانا ہے, فیملی میں ملنے جانا ہے, فرینڈ سے ملنے جانا ہے, اور بیچ میں آپ کو 2 دن ان کو پتا ہو کہ مجھے باہر جانا ہے, مجھے پارک میں جانا ہے, مجھے واک کرنی ہے, مجھے گروسری کرنے جانا ہے. کچھ نہ کچھ ان کو باہر, گھر سے باہر نکلنے کا ایک بہانہ دیں تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ میں گھر میں بند نہیں ہوں, مسلسل مجھے آزادی ہے, میں باہر جا سکتا ہوں, جا سکتی ہوں, اور میں لوگوں سے مل سکتی ہوں, کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں. تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کا بہت پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ باہر نکلتے ہیں روشنی میں, پارک میں واک کرنے, تو آپ کا ایک مائنڈ بالکل ریلیکس ہوتا ہے اور باڈی بھی, اور آپ اچھا محسوس کرتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کرنا ہے, اس میں ان کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور ان کی سوشلائزیشن بھی ہو جائے گی, جو کہ ہیلدی ایجنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. باہر جانے کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہو. واک کر کے بھی جا سکتے ہیں, لیکن اگر جیسے کسی فرینڈ سے ملنے جانا ہے, فیملی سے ملنے جانا ہے, دور جانا ہے, تو اس کے لیے ان کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی, جس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں, گاڑی ہے تو وہ گاڑی چلا سکتے ہیں کہ نہیں, یا ان کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے, جیسے کریم کی آج کل فیسلٹی ہے, یا اوبر کی فیسلٹی ہے, یا پھر کوئی اور ان کو پک اینڈ ڈراپ کر سکتا ہے. کوئی نہ کوئی بندوبست ایسا کرنا پڑے گا کہ سیف ٹرانسپورٹ ان کو اویلیبل ہو, تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ میں موبائل ہو سکتا ہوں, میں کہیں جا سکتا ہوں, میں لوگوں سے مل سکتا ہوں, مل سکتی ہوں, اور میرے پاس کچھ گاڑی واڑی کچھ ہے, کوئی فیسلٹی ہے. پیٹ رکھ سکتے ہیں بڑی عمر کے لوگ. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس عمر میں بھی پیٹ رکھ سکتا ہوں. کوئی برڈ رکھ سکتے ہیں, بلی پال سکتے ہیں, کتا پال سکتے ہیں, جس چیز کا بھی ان کو شوق ہو, کیونکہ اس سے بھی انسان بزی ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس جانور کی, اپنے پیٹ کی کیئر کرنی ہے, مجھے اس کو کھانا دینا ہے ٹائم پہ, مجھے اس کا خیال رکھنا ہے, اس کو باہر لے کے جانا ہے واک کرانے, یا گھر پہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہو کہ وہ بزی ہو جائیں. ایٹنگ آؤٹ کا آپشن ہے, آج کل یہ بہت کامن ہے کہ بچے لوگ تو اکثر باہر چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ بڑوں کو نہیں پوچھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے شاید باہر جا کے کھانے کی. تو ایکچولی جو کیئر گیور کا رول ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ لے کے ان کو یہ محسوس کرائے کہ بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ باہر جائیں گے.
जो भी रूटीन है, हफ्ते में 1 बार 2 बार हम खाना घर पे नहीं खाएंगे, हम खाना बाहर जाएंगे, कभी कभी डिफरेंट जगह पे, कभी डिफरेंट जगह पे, ताकि उनकी जिंदगी में थोड़ा सा ये भी एक्साइटमेंट हो कि हमें बाहर जाना है, हमें खाना खाने के लिए, और हमारे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज बाहर हम कर सकते हैं ताकि हम वहाँ पे सोशलाइज भी कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज है वो है कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप जो है वो ई कोऑर्डिनेटर्स का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि जब आप केयर गिवर्स होंगे, चाहे अपनी फैमिली के लिए, चाहे आप एज अ प्रोफेशनल अगर आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो ये एहसास दिलाएं उनको कि आपके साथ हम हैं, आपके साथ हम हैं, आपके साथ हम बात कर सकते हैं। उनकी बात जो है वो सुननी बहुत इम्पोर्टेंट है, बात करने से ज्यादा बात सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि वो अपने दिल की बात बता सके। बहुत सारी कम्युनिकेशंस में जब इंसान सिर्फ सुन रहा होता है, उसको ये नहीं लगता कि मुझे कुछ फायदा हुआ है या मैंने कोई कम्युनिकेट किया है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन जब होती है, जब एक इंसान बोलता है दूसरा सुनता है, तो फिर उसको इतना अच्छा नहीं लगता जब तक वो खुद ना बोले और अपनी बात का एक्सप्रेशन, अपनी बात का इजहार ना करे, जो भी उसके दिल में है उसको जब वो शेयर नहीं करता जब तक दूसरों से, तो उसके वो बात रह जाती है। तो कंपेनियनशिप का मतलब है कि उनके पास कोई आसपास ऐसा बंदा हो जो केयर गिवर हो और जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सकें, जो भी बात उनके दिल में है वो दिल खोल के बात कर सकें। ऐसे नहीं कि उनको ये हो कि नहीं, मैं बात नहीं कर सकता हर एक से अपने दिल की बात। तो वो कंपेनियनशिप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आइसोलेशन से बाहर निकलने के लिए और तन्हाई की फीलिंग को कम करने के लिए, कि उनको कोई ऐसा शख्स हो उनके पास आसपास जिससे वो अपने दिल की बात कर सकें दिल खोल के। तो ये कुछ तरीके हैं, और इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि जब आप उनको एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ लाते हैं बड़ी उम्र के लोगों को, ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड इमोशनल, ये सब चीजें एक साथ होंगी तो फिर हेल्दी एजिंग और एक्टिव एजिंग की हम बात कर सकते हैं। और उसमें फिर आइसोलेशन ऑटोमेटिकली खुद ही कम हो जाता है, क्योंकि वो बाहर निकलने का एक बहाना भी होता है कि हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, या हम वॉक करने जा रहे हैं, या हम जिम जा रहे हैं, या हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, लेकिन बाहर उनको निकालना के लिए उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि आप बाहर निकलें। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं पढ़ती हूँ। डज एनी हेल्पलाइन एग्जिस्ट फॉर द असिस्टेंस ऑफ ओल्डर एडल्ट्स? काइंडली सजेस्ट कॉन्टैक्ट्स इफ देयर इज एनी। तो अगेन मुझे बहुत खुशी है कि ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस सवाल की वजह से हमें भी ये सोचने पे हम मजबूर हो गए हैं कि वाकई हेल्पलाइन तो होनी चाहिए। और ये बहुत अजीब सी बात है कि ओल्डर एज के लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है कि अगर वो कॉल कर सकें किसी को हेल्प के लिए, तो उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। करंटली ऐसा नहीं है, कोई भी पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्पलाइन ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई अवेलेबल है, सिवाय इसके कि कोविड की हेल्पलाइन जो अभी बनाई गई थी वो अवेलेबल है। वो कोविड के सिलसिले में अगर हेल्प चाहिए, कोई किसी को कोई सिम्टम्स हो रहे हैं या कोई तबीयत खराब हो रही है, उस सिलसिले में आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये कि एक अलग से ओल्डर एज के लिए एक हेल्पलाइन मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि होनी चाहिए। और हम इंशाल्लाह डाव की तरफ से इसकी ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये मैसेज हम गवर्नमेंट तक लेके जाएं, और इसमें हम असिस्ट करें कि ये हेल्पलाइन बने इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, some of the older adults who suffer from urine incontinence are reluctant to use diapers, resulting in annoyance within the family. Kindly suggest solution for this problem. ये सवाल है डॉक्टर मुनीरा आदिल का। अगेन थैंक यू डॉक्टर मुनीरा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है और बहुत कॉमन मसला है। स्पेशली बड़ी एज के लोगों में इनकॉन्टिनेंस जो है वो वैसे ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। लेकिन इसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम ये देखें कि इनकॉन्टिनेंट, ये जो यूरिन पे कंट्रोल जो हमारा है वो अगर कम हो गया है तो इसकी वजह क्या है। कभी कभी मेडिकल रीजंस हो सकती हैं, हेल्थ रीजंस ऐसी हो सकती हैं जिनका इलाज मुमकिन हो।
तो उसमें फिर सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम एक रेफरल कर लें, एक कंसल्टेशन कर लें फिजिशियन से, कुछ टेस्ट वगैरह अगर उनको करवाने हैं, ताकि ये पता चल जाए कि कोई वजह तो नहीं है। जैसे आमतौर पे बहुत कॉमन एक वजह होती है यूरिन में इन्फेक्शन, मसाने में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आता है और फिर कंट्रोल जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता। तो अगर वो है तो उसका तो इलाज बहुत आसान है, उसमें एंटीबायोटिक दे के कोर्स करवा के और उसमें आप ठीक कर सकते हैं। या कभी कभी मर्दों में जैसे प्रोस्टेट का मसला बहुत कॉमन है, तो अगर कंसल्टेंट ने देख लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, चेकअप कर लिया, तो पता लग जाता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट एक मसल परमानेंट तौर पे हो सकता है सर्जरी वगैरह की हेल्प से। अगर कोई वजह नहीं मालूम होती, कोई मेडिकल कॉज नहीं है और सिर्फ मसाना कमजोर है या एज की वजह से, एजिंग की वजह से है, तो फिर उसके भी काफी, उसमें भी फिजियोथेरेपी वगैरह होती है, उसके भी एक्सरसाइजेज होते हैं जो बताते हैं, और उसके साथ साथ एहतियाती तौर पे डाइपर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो डाइपर्स में कुछ लोग ये हैं कि कुछ लोग जो हमारी बड़ी उम्र के हैं वो डिनाइल में चले जाते हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं हम डाइपर कैसे लगाएंगे, डाइपर तो बच्चों के लिए होता है और हमें, हम अगर लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे और हम लोगों में कैसे मिलेंगे लोगों से। उनको एम्बैरेसमेंट होती है, उनको ये फीलिंग होती है कि हम, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक आम सी बात है, जाहिर है कि मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना हम सब के लिए। लेकिन इसमें जो केयर गिवर है उसका फिर अगेन एज ई कोऑर्डिनेटर्स हम सबका बहुत इम्पोर्टेंट ये रोल है कि हम उनको ये एहसास दिलाएं कि इसमें एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक फिनोमेना है जो कि किसी इंसान के साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एजिंग वाले लोगों के साथ हो, बड़ी उम्र के साथ हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और औरतों में तो क्योंकि आपको पता है पीरियड्स होते हैं, तो आमतौर पे औरतें तो डाइपर्स या पैड्स वगैरह इस्तेमाल यूजुअली करती रहती हैं, उनके लिए कोई इतना ज्यादा एम्बैरेसमेंट नहीं होता क्योंकि उनको आदत होती है और उन्होंने यूज किए भी होते हैं। मर्दों में एक्सेप्ट करना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज यूज नहीं की होती। तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको डील करना होता है, बहुत पेशेंस की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा जेंटल तरीके से काउंसल करने की जरूरत होती है कि ये कोई इसमें बुरी बात नहीं है। किसी भी इंसान को किसी भी वक्त डायपर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये एक एब्जॉर्बेंट है। बेहतर ये होगा कि हम इसको डायपर ना कहें, क्योंकि ये भी है रिसर्च में कि डायपर का वर्ड जो है वो यूजुअली बच्चों के लिए यूज होता है कि बच्चे डायपर्स पहनते हैं। तो अगर हम इसको डायपर ना कहें और हम ये कहें कि एक स्पेशल किस्म का अंडरवेयर है जिसमें एक अब्जॉर्बेंट लगा हुआ है और उसमें इतना आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, वेट फील नहीं होगा, हाइजीनिक लिए आपके लिए अच्छा है, तो वो उसको ज्यादा शायद एक्सेप्ट करें कि डायपर नहीं है, ये एक जरूरत की एक चीज है जो बनाई गई है ताकि कंफर्ट के लिए और वेट ना हो, हम इसलिए कपड़े गंदे ना हो इसलिए। तो उस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि बहुत ही रिस्पेक्टफुली हैंडल करना है, बहुत ही एहतराम के साथ, ताकि उनका वकार मजरू ना हो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारा जो वकार है वो कम हो जाता है इस तरह से, और लोग अब हमारी इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि स्मेल आएगी या जो भी, अब हम डायपर लगाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो उनको ये एम्बेरसमेंट से बाहर लाने के लिए ये कहना जरूरी है कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, दिस इज वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी कॉमन, बहुत सारे लोगों के साथ होता है और इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि डिप्रेशन को रूल आउट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं एक्सेप्ट करते डाइपर्स और जो इनकॉन्टिनेंस को एज एम्बेरसमेंट ले लेते हैं, इलाज करने की कोशिश नहीं करते या उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, वो हो सकता है डिप्रेशन में हो या कोई उनको साइकोलॉजिकल कोई अपसेट हो, स्ट्रेस में हो, तो वहाँ पे भी कंसल्टेशन की नीड हो सकती है। वहाँ पे एज ई कोऑर्डिनेटर्स आप उनको रेफर कर सकते हैं। हो सकता है उनको कुछ अर्सा दवाई की जरूरत हो या काउंसलिंग की जरूरत हो कि किस तरह से उनको आप एनकरेज कर सकते हैं कि अपना हेल्थ का किस तरह ख्याल करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पाकिस्तान लोअर देन दैट ऑफ इन वेस्टर्न कंट्रीज?
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि हमारे पास क्यों लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। और पहले तो और कम थी, कुछ अर्सा पहले तक, आज से 20-25 साल 30 साल पहले। अब तो बेहतर हो गई है, अब तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन नियरली 70 से थोड़ी कम है, 67 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पहले से बेहतर है। लेकिन अभी भी बाहर के मुल्कों से कम है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे तो 80s में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। एक आम इंसान 80 ईयर्स तो आराम से 85 ईयर्स तक उम्मीद कर सकता है कि वो जिंदा रहेगा। तो बहुत सारी वजूहात हैं हमारे पास। सबसे बड़ी वजह तो जैसे हम सबको पता है कि हमारे पास गुर्बत बहुत है, और गुर्बत सबसे बड़ा इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के इश्यूज, हमारे न्यूट्रिशन के इश्यूज और बीमारियां जो बहुत सारी हमारे पास हैं, बहुत सारी गुर्बत की वजह से हैं, बहुत सारे हमारे अनअवेयरनेस की वजह से हैं कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो इंडिकेटर्स हैं इन पे बहुत डिपेंड करता है। और आजकल स्पेशली कोविड के ज़माने में आपको पता है कि हमारी जो गुर्बत की जो इंडिकेटर है वो बजाय बेहतर होने के और ख़राब हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बहुत सारे लोगों की पे कम हो गई है, इनकम कट हो गई है, बिजनेसेस बहुत सारे लोगों के ख़त्म हो गए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक बढ़ गई है। तो ये सिचुएशन जो है, ये इसमें ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारी आबादी के लिए। इसमें हमारे इश्यूज, हमारी बीमारियां और बढ़ेंगी। और आई डोंट नो कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी आगे कितनी बेहतर होती है और कब तक और बेहतर होती है। लेकिन ये दो बड़े इश्यूज हैं, एक गुर्बत है और दूसरा इलिटरेसी है। हमारे पास अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता नहीं है, और जो तालीम याफ्ता हैं भी, उनमें भी बहुत अनअवेयरनेस होती है, क्योंकि वो सही किस्म की नॉलेज जो हमें चाहिए अपना ख्याल रखने के लिए, अपनी हेल्थ का ख्याल करने के लिए, न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल, इस इन चीज़ों की अवेयरनेस अभी भी लोगों को नहीं है कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए। और उसके अलावा पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, उसमें बहुत इश्यूज हैं हमारे पास। आपको पता है पानी साफ नहीं आता, और उसकी वजह से बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे टाइफाइड है और डायरिया है, फूड पॉइजनिंग, ये सब चीज़ें पानी से और अनहाइजीनिक फूड की वजह से होती हैं। तो साफ पानी तो ह्यूमन राइट है, जैसे लाइफ, जैसे और ज़्यादा हमारे और बेसिक राइट्स हैं, उसी में साफ पानी और जिस तरह सेहत और एजुकेशन, ये सब ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक राइट्स। साफ पानी ह्यूमन राइट है, लेकिन वो हमारे पास बहुत सारे लोगों को साफ पानी मुहैया नहीं है। और एडिक्वेट न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन हमारे पास, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ये बहुत कॉमन इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हमारे पास, आपको पता है, बच्चों में इतनी स्टंटिंग है, उनकी ग्रोथ रिटार्डेड होती है, उनका ब्रेन रिटार्डेड होता है, स्टंटिंग की वजह से उनकी अपनी हाइट कम रहती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और फिर ये ओल्ड एज में भी वही अंडर न्यूट्रिशन के मसले चलते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो बहुत सारे वाइटामिन की कमी की वजह से और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सॉरी। और फिर जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वो हमारे पास दोनों ज्यादा हैं। कम्युनिकेबल में जैसे आपको पता है कि अभी तक हमारे पास टीबी है, टीबी बहुत कॉमन है, और ये भी एक गुर्बत की बीमारी है, क्योंकि गुर्बत की वजह से जो लोग अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, उन्हीं लोगों में ज्यादा ये बीमारियां अटैक करती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। तो टीबी हमारे पास बहुत कॉमन है, मलेरिया हमारे पास बहुत कॉमन है, ये कोविड आपको पता है आजकल ये बहुत कॉमन है, डेंगू फीवर है जो मच्छर की वजह से होता है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि कम्युनिकेट होते हैं, और उस तरह की जो बीमारी है वो हमारे पास उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। आजकल कोविड का एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि नया वायरस है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी बीमारियां हमारे कॉमन है। और फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो बहुत कॉमन है, जिसमें डायबिटीज हमारे पास बहुत है, हाई ब्लड प्रेशर, और उनकी वजह से फिर हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियां, ये सब चीज़ें हमारे पास बहुत कॉमन है। इनकी वजह से भी मोर्टेलिटी हमारी
ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों का जो एक वाहिद हम प्रिवेंशन की तरफ अगर हम देखें तो एज ई कोऑर्डिनेटर्स हमें लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ अगर हम लाएंगे तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो ओबेसिटी वाली डिजीजेस हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल से। अगर आप अपने वजन का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान? तो जनरली जो हमारे गवर्नमेंट जॉब की जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 इयर्स है। बहुत सारे मुल्कों में 60 इयर्स से ज़्यादा एज तक भी लोग काम करते हैं। कुछ कंट्रीज में 65 इयर्स है, कुछ कंट्रीज में हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन हमारे पास जो एज है 60 इयर्स की, जिससे मैं पर्सनली एग्री नहीं करती हूँ कि 60 इयर्स में इंसान काम करने के काबिल नहीं होता। अचानक से 59 में काम कर रहा है, 69 में क्या हो जाएगा कि वो काम नहीं कर सकता। लेकिन ये कि ये एक हमारे पास ये बना हुआ है अभी कानून, तो फिलहाल तो यही रिटायरमेंट की एज है कि आप काम करना भी चाहें तब भी आपको 60 इयर्स में रिटायर होना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है डॉक्टर सुम्बुल और शाहिद साहब का, जो कि बहुत अहम है, जिसको हमें आगे भी इस पे काम करना पड़ेगा। इसको मैं पढ़ती हूँ फिर हम इस पे बात करते हैं। गिवन द फैक्ट्स that retirement affects negatively on well-being of the old adults, what contribution can be made by the researchers in advocating the case to the government for modifying the retirement rules such as age limit and role depending upon functional capability instead of uniform policy for all? तो ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने डॉक्टर सुम्बुल शाहिद साहब, कि फंक्शनल कैपेबिलिटी कोई भी नहीं देखता और लोग अक्रॉस द बोर्ड कहते हैं बस 60 इयर्स, बस लाइफ खत्म, अब रिटायर हो जाओ। तो असल चीज तो ये है कि फंक्शनली अगर वो केपेबल है, वो इंसान वो काम करना चाहता है, काम कर भी सकता है और वो कंट्रीब्यूट कर सकता है पॉजिटिवली अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। उसका एक्सपीरियंस अब इतना हो गया है कि इस एज में आके तो एक्चुअल टाइम होता है कि आप मैक्सिमम लोगों को ट्रेन करें और उनको सिखाएं जो आपका तजर्बा है। जबकि इस स्टेज में आके अगर आपसे कहा जाता है कि अब आप काम नहीं करेंगे, अब आप घर जाएं और अब आपकी जिंदगी खत्म है, तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? अभी तो मैं यही कहूंगी कि फिलहाल तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कुछ कर सकें, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा नहीं है। और आपको पता है कि जब भी हम बात करेंगे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट कहेगी कि आपके पास क्या डेटा है कि कितने लोग चाहते हैं कि हम काम करें और किस कंडीशन पे काम करेंगे, वो कितने क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अब वो कंटिन्यू करे 60 इयर्स के बाद अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, क्योंकि उनको यंग लोगों को भी चलाना होता है। यंग लोगों को का भी राइट है कि उनको आगे बढ़ें, उनकी प्रमोशंस हों, उनको भी जॉब्स की ज़रूरत होती है यंग एज के लोगों को। तो वो तो मैं उस चीज़ से तो हम अग्री करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से कि यंग बच्चों का भी राइट है कि उनको जॉब मिले, उनको आगे बढ़े वो लोग। लेकिन ये हमें रिसर्च करनी है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपनी पेंशन के पैसों पे ही काम करने के लिए राजी हैं, क्योंकि पेंशन तो गवर्नमेंट दे ही रही है, पेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सिलसिला तो जारी है। तो अगर पेंशन मिल रही है, पैसे तो हमें मिल रहे हैं, आधी तनख्वाह तो मिल ही रही है, उसमें कितने लोग चाहेंगे कि हम इसी में काम करेंगे, और चाहे जो भी वो काम जहाँ पे भी उनको लगाना चाहे गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, उनको जहाँ पर भी ट्रांसफर करना है, जहाँ पे भी लगाना है, वो अपनी पेंशन के पैसों पे भी काम कर सकते हैं। कम से कम उनको घर नहीं बैठना पड़ेगा। बहुत सारे लोग घर में कुछ भी नहीं करते और वो चाहते हैं कि वो उठें सुबह और जाएं काम पे और कुछ करें, तो उनको उनका जो है वो लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो अपने जो काम कर रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे, उनका अचानक से वो सारा कनेक्शंस टूट जाते हैं, उनकी सोशलाइजेशन, उनके फ्रेंड्स सब छूट जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं बस अब हम रिटायर हो गए, अब हमें घर में बैठना है। तो अभी हमें इस पे रिसर्च की जरूरत है। हमें इस पे डेटा जमा करना है कि कितने लोग वाकई पेंशन के पैसों पे काम कर सकते हैं, या वो किस तरह का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद हम ये गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि इस पे कुछ आप पॉलिसी बनाएं
کہ जो लोग काम करना चाहते हैं, फंक्शनली केपेबल हैं, वो एक्टिव हैं और एक्टिव रहना चाहते हैं, उनको आप ये मौका दें कि वो आगे भी काम करें, बजाय ये कि वो जबरदस्ती घर बैठ जाएं. Question number 7. How can we motivate such older adults who believe that they have passed their working age and they have earned complete rest? So again, this is very important. बहुत अच्छा सवाल है ये भी कि हम ये समझें इस एज पे, बड़ी एज पे आके कि अब हमने सारा सब काम कर लिया, हमारी अब उम्र नहीं है काम करने की, अब हमें कंप्लीट रेस्ट चाहिए. तो एज ई कोऑर्डिनेटर्स हम सबका, आप सबका ये रोल है कि हम अपने एज अ केयर गिवर अपने बड़ी उम्र के लोगों को ये काउंसिल करें कि कंप्लीट रेस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है. कंप्लीट रेस्ट किसी के लिए भी दुनिया में अच्छा नहीं है. जब तक कंप्लीट रेस्ट होगा वो भी सिर्फ कब्र में ही हो सकता है. जिंदगी में कंप्लीट रेस्ट को भूल जाएं. ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि कंप्लीट रेस्ट से भी करें और फिर हम समझें कि हम हेल्दी भी रहेंगे, हम एक्टिव भी रहें, फिर हम ये भी सोचें कि हमें तो चलते फिरते इस दुनिया से जाना है, हम किसी का मोहताज नहीं होना चाहते. अगर आप कंप्लीट रेस्ट की बात करते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, ये ड्रीम आपका पूरा नहीं हो सकता कि हम चलते फिरते इस दुनिया से जाएं. फिर क्योंकि कंप्लीट रेस्ट से बहुत नुकसान है. कंप्लीट रेस्ट में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होनी शुरू होती है. इंसान की बोन्स कमजोर हो जाती हैं कंप्लीट रेस्ट में. इंसान का जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के वो वीक हो जाते हैं. ओवरऑल भूख खत्म हो जाती है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, आइसोलेशन शुरू हो जाता है. कंप्लीट रेस्ट जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए दुनिया में. और काउंसलिंग में ये उनको एहसास दिलाना है कि अब बाहर के मुल्कों में तो क्या होता है कि बचपन से ही लोग जैसे जैसे ही जॉब में आते हैं, हमारी जो वहाँ पे यूथ होती है 20 इयर्स 30 इयर्स, वो उस वक्त से प्लान करना शुरू करते हैं कि हम ओल्डर एज में अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, कितना एक्टिवली गुजारेंगे, कितनी ट्रैवलिंग करेंगे, कैसे पैसे जमा करके रखेंगे अपनी ओल्ड एज के लिए. उनके सारा फोकस जो है वो इसी पे होता है कि हमें पैसे जमा करने हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने हैं, और उस पर हम रिटायरमेंट में कैसे जिंदगी एक्टिवली गुजारेंगे और एंजॉय करेंगे, और जो चीज जो हम अब तक नहीं काम के दौरान कर पाते जॉब में, वो हम किस तरह से वो अपने ड्रीम्स सारे पूरे करेंगे. और हमारे पास उल्टा है कि हम समझते हैं कि हमने बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार लिया, अब हम रिटायर हो गए हैं, अब हमें कंप्लीट रेस्ट चाहिए, तो हमें सोते रहना है या हमें घर में रहना है, हमें कुछ भी काम नहीं करना. वो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए मुनासिब नहीं है. क्योंकि अगर हमें चलते फिरते रहना है जब तक हमारी जिंदगी है, तो उसके लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं. और फिर उसमें एक्सरसाइज आ जाती है, उसमें डाइट आ जाती है, हेल्दी डाइट आ जाती है, उसमें सोशलाइजिंग आ जाती है. सोशल, जैसे हमने कहा, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सब इंटर रिलेटेड हैं हेल्थ के लिए. कोई भी एक चीज मिसिंग होगी तो वो एक पूरा कंप्लीट पैकेज हेल्दी एजिंग का, एक्टिव एजिंग का नहीं पूरा होता. तो उसमें एक्टिविटी तो होनी ही होनी लाजमी है. वॉकिंग, एक्सरसाइज, जिम, वेट लिफ्टिंग, जो भी है वो सब उसका एक्टिव एजिंग का हिस्सा है. और साथ में हेल्दी डाइट भी और अपना ख्याल रखना है. सॉरी. तो हम एज ई कोऑर्डिनेटर्स, आप सबका ये रोल है कि हम ये काउंसिल करें कि लोगों को अवेयर करें कि व्हाट इज एक्टिव लाइफस्टाइल, किस तरह वो अपना ख्याल रख सकते हैं. और कंप्लीट रेस्ट की कोई भी गुंजाइश नहीं है हमारी एक्टिव एजिंग में. सेडेंट्री लाइफस्टाइल का उनको ये बताएं कि अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहेंगे कुर्सी पे या टीवी देखते रहेंगे या घर में बैठने के, उसके नुकसानात कितने हैं और उसमें कितनी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं. उसमें वजन बढ़ जाता है, फिर उसमें डायबिटीज़ हो जाता है, फिर उसमें ब्लड प्रेशर हो जाता है. और सबसे बड़ी बात कि अगर हम बैठे रहेंगे एक जगह और रेस्ट में बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगी तो बैलेंस भी ख़राब हो जाता है और फिर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और गिरने के चांसेस के साथ साथ इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं, फिर फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ते हैं. और अगर फ्रैक्चर हो गया तो फिर वो जो बात थी कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, हम अपने हाथ पैर सलामत हमारे रहें, वो चीज़ नहीं होगी. अगर फ्रैक्चर हो गया, इंजरी हो गई, तो फिर हीलिंग बहुत मुश्किल होती है.
ओल्डर एज में हीलिंग बहुत टाइम लगाती है, फिर आप बिल्कुल हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पे, और फिर उसमें फिर डिप्रेशन और फिर और ज्यादा इंसान डिप्रेस हो जाता है और फिर वो गिव अप कर देता है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को बिल्कुल डिस्करेज करना है आप लोगों को। फिजिकल एक्टिविटी में उनको ये बताना है कि इंडिपेंडेंट रहने का यही तरीका है, इसी से बीमारी भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी में आप अपना कोई ऐसी एक्टिविटी हो कि आपका मेंटली भी आप सोचना भी, आपका थिंकिंग प्रोसेस भी स्टिमुलेट हो, और फिर आपकी स्टेबिलिटी, आपका बैलेंस, आपका फिजिकल फिटनेस, आपके मसल्स, आपकी बोन सब फिट हो, आप एक कंप्लीट आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से हो, तो उसमें कंप्लीट रेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है शायद इकबाल साहब का। समटाइम्स on account of multiple factors like depression, fear of notoriety or social pressure, the signs of abuse and neglect are concealed. How can we assess the real situation? बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही रेलेवेंट सवाल है हमारी कोऑर्डिनेटर्स के हवाले से, क्योंकि हमने अपने मेरा जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू हेल्दी एजिंग, उसमें मैंने इसमें ये बात की थी कि अब्यूज़ बहुत कॉमन होता है। क्योंकि अब्यूज़ आपको पता है कि तब होता है जब भी कोई वीक सेक्शन होती है, जैसे बच्चों का अब्यूज होता है, बच्चे भी वीक होते हैं, वो अपने अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो हम भी अपना डिफेंस नहीं कर सकते, और आसपास के लोगों को पता होता है कि अब ये वीक हैं, अब ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, अब हमें ये कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे यंग एज में बच्चों को माँ बाप डांटते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं चुप करके। जब बड़ी एज के हो जाते हैं माँ बाप, जब कमजोर हो जाते हैं, तो बच्चे शेर हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं अब आपको हमारी बात सुननी है, क्योंकि अब आप हमें कुछ नहीं कहें, अब आप चुप करके हमारी बात सुने। तो जब भी वीक हो जाते हैं पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनके साथ अब्यूज के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, और स्पेशली निगलेक्ट के, क्योंकि निगलेक्ट तो बहुत ही कॉमन है कि उनको खाना नहीं मिला टाइम पे, उनके लिए कपड़े नहीं बने, उनको उनके उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं है। इस तरह की निगलेक्ट तो बहुत कॉमन है, जो कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे होते, क्योंकि केयर गिवर्स भी दायरे ख्याल तो रखना रखना चाहते हैं अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, लेकिन वो सोचते नहीं है कि ये निगलेक्ट है। वो समझते हैं कि दिस इज ओके, और हमें अपना काम करना है, हमें अपनी जॉब पे जाना है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है, जो भी करना है। तो वो ख्याल नहीं वो रहता कि बड़े लोग कैसा महसूस करते हैं। तो उसमें भी ई कोऑर्डिनेटर्स का हमारा जो ये मकसद है कि इस चीज़ को भी हमें देखना है कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए और कैसे इसको ट्रीट किया जाए। केसेस को इंडिविजुअलाइज करना होता है, सारे केसेस एक जैसे नहीं होते, सिवियरिटी भी अलग होती है, अब्यूज के भी टाइप्स होते हैं, जिसमें फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज जो कि बहुत कॉमन होता है, डांटना, और जैसे इंसल्टिंग एटीट्यूड होता है, उस तरह की चीज़ें। एक फाइनेंशियल अब्यूज होता है जिसमें पैसे नहीं होते माँ बाप के पास कभी कभी, क्योंकि वो सब कुछ कभी कभी दे देते हैं अपने बच्चों को, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद वो पेरेंट्स उस बच्चे उस तरह से ख्याल नहीं करते, वो समझते हैं कि अब हमारे पास सब कुछ है तो हम अब हमारा हो गया है, और फिर वो फाइनेंशियली भी हो सकता है उनका अब्यूज हो रहा हो। तो इंडिविजुअलाइज केसेस के तौर पे इसको देखना पड़ेगा। और फिर एक साइन ये होता है, ई कोऑर्डिनेटर्स जब काउंसिल करेंगे, जब आप कम्युनिकेट करेंगे, आपको ये अगर आइडिया हो जाए कि जो बड़ी उम्र का इंसान है वो अगर डिप्रेस लगता है आपको बात करने से, या बहुत ही अपसेट है या स्ट्रेस में है, तो आप इनडायरेक्टली आप मालूम कर सकते हैं कि इनका कोई अब्यूज तो नहीं हो रहा, या कोई इनके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही घर में, क्योंकि वो खुद नहीं बताएंगे। वो जितने भी डिप्रेस हों, जितने भी अपसेट हों, वो खुद इंसान अपने बच्चों की बात नहीं कर सकता, या अपने केयर गिवर्स की बात नहीं कर सकता कि उन्होंने मेरे साथ इस तरह किया है, या मुझे डांटा है, या मुझे मारा है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें रहना तो इन्हीं बच्चों के साथ है, हमें रहना तो अपने घर वालों के साथ है। तो हम उनकी बात कैसे किसी को कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने वो एम्बेरस फील करेंगे कि किस तरह से हमारे लिए हम कह दिया हमारे बड़ों ने, तो वो कभी भी नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं एज ई कोऑर्डिनेटर्स कि आपको डिप्रेस लगते हैं, या आपको लगता है कि कोई अब्यूज हो रहा है उनकी बात करने से,
تو آپ ان کو ایک ریفرل سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس یا بیہیویئرل سائنس کے لوگوں کے پاس کروا سکتے ہیں جو کہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہوتے ہیں ہسٹری لینے میں, اور ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے. اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ان لوگوں سے الگ کر دیا جائے, مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کیئر گیورس کی بھی کاؤنسلنگ ہو, کیونکہ کیئر گیورس زیادہ تر اپنے ہی ہوتے ہیں لوگ, اور وہ کیئر کرنا چاہتے ہیں, کیئر کرتے بھی ہیں. کبھی کبھی وہ خود بھی بہت پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے بھی ایشوز, ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, ان کے اپنے بھی جاب کے ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو اویئر کرانے سے بھی کافی مسئلے کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں. ایک سائن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے چہرے پہ ابیوز کے نشان ہو. اگر فزیکل وائلنس ہوا ہے تو کبھی کبھی انجریز ہوتی ہیں, کبھی زخم کے نشان, کبھی کوئی جیسے اگر تھپڑ مارا ہے کسی نے تو فیس پہ نشان ہے. اس طرح کے نشانوں سے تھوڑا سسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کہ گھر میں ابیوز تو نہیں ہو رہا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مائنڈ میں ہمارے ایز کیئر گیورس, ہمارے کوآرڈینیٹرس کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. جب مائنڈ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ کو وہ نظر بھی آتی ہے, پھر آپ اس کو پک بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم سوچیں گے ہی نہیں اس بارے میں تو پھر ہم وہ چیز کو مس کرنا زیادہ آسان ہے. تو بیسکلی آپ کی ٹریننگ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ڈائگنوز کریں, اور اگر آپ سسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کو ریفر کریں ٹرینڈ لوگوں کے پاس جو ان کی زیادہ اچھی طرح ہیلپ کر سکیں. اور دوسرا ایک سائن یہ ہو سکتا ہے کہ جو کیئر گیور ہوتا ہے وہ اس کی بات اور اولڈر پرسن کی بات آپس میں کوئنسائڈ نہیں کرتی. وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے, اگر آپ الگ سے بات کر رہے ہیں ان سے تو وہ کچھ اور کہیں گے, پھر آپ کیئر گیور سے بات کریں گے تو وہ کچھ اور, وہ کہیں گے کہ نہیں ہم بہت اچھی کیئر کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ جو کیئر جس کی نہیں ہو رہی صحیح, وہ کہے گا کہ میں خوش نہیں ہوں یا میرا کوئی خیال نہیں رکھتا. ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے انڈیکیٹرز آپ کو دیں. تو آپ یہ اس کا سسپیشن دماغ میں ہمارے آنا چاہیے. اس کو اوپنلی ہم کسی کو ایسے بلیم نہیں کر سکتے کہ آپ اچھی طرح کیئر نہیں کر رہے, کیونکہ واقعی میں بات تو ہمارے ملک میں صحیح ہے یہ کہ ہمیں اپنے کیئر گیورس کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے, ان سے الگ نہیں کر سکتے کئی دفعہ, انلیس کہ بہت زیادہ ایکسٹریم کیس ہے, فزیکل وائلنس ہے, جہاں پہ وہ انسان خود چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی راستہ ہو تو میں یہاں سے چلا جاؤں. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے ہمارے پاس آپشنز ہونے چاہیے کہ کوئی اچھے ہمارے پاس نرسنگ ہومز ہوں جہاں پہ ہم ان کو انٹر کروا سکیں, ان کو ایڈمیشن کروا سکیں, جہاں پہ ان کو کم از کم زیادہ بہتر طور پہ ان کی ایک عزت کی زندگی وہ گزار سکیں. فزیکل وائلنس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے بالکل بھی, اور ایون ایموشنل وائلنس کوئی بھی ایکسیپٹیبل تو نہیں ہے, لیکن ڈپینڈز آن کہ کتنا سیویئر ابیوز ہو رہا ہے, کتنا سیویئر نیگلیکٹ ہو رہا ہے, اور کتنا کچھ ہم کس طرح سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑا حالات بہتر ہو جائیں. کوشچن نمبر 9 بھی اسی ایشو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ڈاکٹر سنبل کا سوال ہے, واٹ آر دا ریمیڈیل میجرز فار اولڈر ایڈلٹس ہو سفر فرام فیملی نیگلیکٹ. تو ابھی جو ہم ایشو ڈسکس کر رہے تھے اسی سے ریلیٹڈ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کوئی ابھی تک ایسا لا نہیں ہے, ویسے بہت سارے اور ملکوں میں بھی نہیں ہے, کہ ایلڈر ابیوز کا کوئی لا ایسا پاس نہیں ہوا ہے, جس کی میرے خیال میں بہت ضرورت ہے اب, کیونکہ اب یہ ڈیکیڈ آف ہیلدی ایجنگ جو یونائٹڈ نیشن نے قرار دیا ہے اگلے 10 سالوں کو, اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری اولڈر پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, اور لائف ایکسپیکٹنسی بھی بہتر ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی اولڈر پاپولیشن بڑھ رہی ہے. تو یہ ایشوز جو ہیں اب زیادہ ہائی لائٹ ہوں گے, اور اس میں ضرورت زیادہ ہے کام کرنے کی, کہ یہ گورنمنٹ کو آگے جا کے اس لا پہ کام کرنا پڑے گا کہ ایلڈرلی ابیوز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو اویئرنیس ہمیں دینی ہے کہ یہ غلط ہے بالکل, اور اس کو ہمیں جتنا ہو سکے اس کو اوائڈ کرنا ہے. پیشنٹ شوڈ بی انٹرویوڈ alone by professionally trained person. ایک ریمیڈیل میجر یہ ہے کہ جب ای کوآرڈینیٹرز آپ کو ایز آئیڈیا ہو جائے کہ کوئی ابیوز کا اس میں چانس ہے یا نیگلیکٹ کا چانس ہے, تو آپ اس کو ایسے انسان کے پاس ریفر کریں جن کو وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور وہ پھر اس کا ایک ڈیٹیل انٹرویو لیتے ہیں. ہو سکتا ہے پھر کیئر گیورس کو بلا کے ان کا الگ سے انٹرویو ہو, اور پھر وہ ریمیڈیل میجرز جو ٹرینڈ ایکسپرٹس ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے. ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ جیریاٹرک اسیسمنٹ کرتے ہیں پیشنٹ کی,
ताकि ओवरऑल पूरा उनका असेसमेंट हो जाए, फिजिकल भी, इमोशनल असेसमेंट और मेंटल असेसमेंट, सब कुछ पूरा कंप्लीट जेरियाट्रिक असेसमेंट हो जाए। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि इसमें क्या इश्यूज है और क्या इसमें केयर की जरूरत है। हमें जो एज ई कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम के थ्रू जो हमारे साथ रेलेवेंट इशू है वो ये है कि हमें अवेयरनेस करनी, अवेयरनेस कैंपेन हमें पब्लिक में ये करनी है और उनको ये एजुकेशन देनी है अपने लोगों को कि हम कहते तो बहुत हैं कि हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, लेकिन एक्चुअली हर तरफ ऐसा होता नहीं है और बहुत बहुत जगह पे निगलेक्ट भी होती है, बहुत जगह पे अब्यूज भी होता है। तो इन चीज़ों को हमें हाईलाइट करके उसको एम्फसाइज करना है कि इस तरह ऐसे नहीं होना चाहिए और किस तरह हम ज़्यादा बेहतर तौर पे क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी, अपने बड़ों की इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट से उनको हम हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएटिंग सपोर्ट ग्रुप्स फॉर एल्डरली, ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि हम मिलके एज अ सोसाइटी हमें करनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू, एनजीओज के थ्रू। बहुत सारे लोग हैं जो फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, वो ये बना सकते हैं कि ऐसे सेंटर्स बनाएं जहाँ पर सिर्फ एल्डरली लोगों के लिए एक रिक्रिएशन फैसिलिटीज और इंटरेक्शन फैसिलिटीज, उनके लिए एक सपोर्ट ग्रुप वहाँ पे हो, जो एक दूसरे के साथ लोग मिलें, बात करें और दोस्ती करें, और उनके लिए एक्टिविटीज हो, उनके लिए फन एक्टिविटीज हो, उनके लिए गेम्स हो, उनके लिए स्पोर्ट्स हो, जितना कुछ ऐसे बाहर के मुल्कों में होता है, तो वो वहाँ पे एक रेगुलरली लोग जाते हैं और इंटरेक्ट करते हैं और उनको एक दूसरे से बात करके एक सपोर्ट महसूस होती है। कम्युनिटी प्रोग्राम्स फॉर सोशल इंटरेक्शन, इसमें भी यही है कि कम्युनिटी में ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और इस तरह के सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन हो, और गवर्नमेंट की तरफ से सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एक होना चाहिए जिसमें एल्डरली लोगों को लगे कि ये हमारा प्रोग्राम है और हमारे लिए गवर्नमेंट ने ये बनाया है, जिसमें ये सारे उनमें शेल्टर होम्स भी हो सकते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, कि जो लोग वाकई में अपने घर में खुश नहीं है या जो बिल्कुल अकेले रह गए हैं और उनके बच्चे भी बाहर हैं, कोई भी नहीं है केयर गिवर, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हमें चाहिए कि एक अच्छी क्वालिटी के नर्सिंग होम्स हों गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे उनको एक रिस्पेक्टफुली उनको रखा जाए, उनको एहतराम से उनका ख्याल किया जाए, और फिर सपोर्टिंग वहाँ पे स्टाफ हो जो कि उनको अच्छी तरह हैंडल करे। उसमें भी कोऑर्डिनेटर्स भी शामिल हो सकते हैं उस प्रोग्राम में, उसका हिस्सा बन सकते हैं एज एम्प्लॉयमेंट के, बेहतर तौर पे उनका ख्याल रख सकते हैं उन सेंटर्स में जहाँ पे जिन लोगों को शेल्टर की ज़रूरत है, जिनको कोई भी नहीं है देखने वाला, वहाँ पर उनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा जाए। So thank you everyone, all e-coordinators for your questions. Questions तो बहुत कम लोगों ने पूछे हैं, लेकिन बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं आप सबने। Individually, I would like to thank you, Dr. Munira Adil, Mr. Shahid Iqbal, Dr. Sumbul, Dr. Samin. आप लोगों ने जो सवाल पूछे बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे इस लिहाज से कि इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की हमें ज़रूरत है, हमें भी बहुत नॉलेज की अभी ज़रूरत है और हमें डिस्कस करके एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आगे भी इस पे हम बात करेंगे। We especially thank Mr. Shahid Iqbal for his support and volunteer work in compilation and screening of the questions. Thank you Shahid साहब, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है questions के लिहाज से, and thank you all of you again.